सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रेसे, या ये कह लें कि वस्त्रों के प्रकार, क्योंकि जो वस्त्र हैं वो रेसे से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाठ का नाम है रेसे, वस्त्रों के प्रकार। हम आप सभी जानते हैं कि जो वस्त्र हैं वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सभ्यता के विकास के बाद वस्त्र हमारी मूल आवश्यकता में आते हैं। ठीक है, तो ये वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन रेशों से बनाए जाते हैं, ये रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार से बने वस्त्रों की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन से वस्त्र हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन से वस्त्र हमारे लिए हानिकारक हैं, कौन से वस्त्र अधिक मजबूत हैं, कौन से कम मजबूत हैं, और किन रेशों से किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया है कि भोजन के बाद वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र और आवास, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आते हैं। अब देखेंगे कि रेशों के प्रकार कौन कौन से, कि जो वस्त्र बनते हैं वो रेशों से बनते हैं। किसी भी वस्त्र को आप अगर उसको देखें, पुराना वस्त्र हो गया हो और उस वस्त्र को आप फाड़ें तो उसमें आपको महीन महीन रेशे दिखाई देंगे, है ना। जितने भी वस्त्र हैं संसार में, चाहे वो सूती हो, रेशमी हो, है ना, या फिर वो संश्लेषित हो, ये सब क्या है अभी हम बताएंगे इसी पाठ में कि रेशमी वस्त्र क्या है, संश्लेषित क्या है, सूती क्या है। सभी वस्त्र महीन महीन रेशों से बनाए जाते हैं, और ये रेशे भी कहीं न कहीं से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले इन रेशों को 2 भागों में हम बांट देते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशे और दूसरे कृत्रिम या फिर संश्लेषित रेशे। इनको कृत्रिम रेशे या फिर संश्लेषित रेशे के नाम से जाना जाता है, और ये होते हैं हमारे प्राकृतिक रेशे। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक क्या होते हैं। प्राकृतिक कौन सी वस्तुएं होती हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती हैं, जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, या उनके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो प्रकृति से प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थ कहा जाता है। तो प्राकृतिक रेशे कौन से होंगे, जिनके लिए कच्चा माल हमें प्रकृति से प्राप्त हो, या ऐसे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ों से बनाए जाते हैं। ऐसे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से बनाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और इसके अंतर्गत कपास है, जूट है, ऊन है और रेशम है। ये सभी रेशे जो हैं, चाहे वो कपास का रेशा हो, जूट का रेशा हो, ऊन का रेशा हो या फिर रेशम का रेशा हो, ये सभी के सभी प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। दूसरी तरफ कृत्रिम रेशे, जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो भी फैक्ट्रियों में बनाया जाता है विभिन्न रसायनों के माध्यम से। तो इस प्रकार के रेशों को हम लोग कृत्रिम रेशे कहते हैं। ऐसे रेशे जिनको बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो उनके लिए रसायन है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, उन पदार्थों से फैक्ट्रियों में रेशे बनाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कृत्रिम रेशे के नाम से जानते हैं। अच्छा, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। कृत्रिम रेशे और संश्लेषित रेशे में थोड़ा सा अंतर है, आप उस अंतर को समझ लीजिए। कृत्रिम रेशे और संश्लेषित रेशे में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है आप ये समझिए। जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो पूर्ण रूप से उनके लिए जो कच्चा माल है या जिससे वो बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम रूप से फैक्ट्रियों में बनाए गए पदार्थ होते हैं, और उन्हीं से जो रेशे बनाए जाते हैं, उनसे बने जो रेशे होते हैं उनको हम लोग कृत्रिम रेशे कहते हैं। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ये कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशों को मिला करके बनाए जाते हैं। यानी एक कृत्रिम रॉ मटेरियल और इनमें से कोई भी एक, चाहे कपास को मिला दिया जाए, जूट को मिला के बनाया जाए, ऊन को मिला के बनाया जाए, या फिर रेशम को मिला करके बनाया जाए, यानी जो संश्लेषित रेशा होता है उसमें कोई न कोई एक प्राकृतिक रेशा इधर से, और फिर कृत्रिम रॉ मटेरियल जो प्रयोगशाला में या जो लैब में या जो फैक्ट्री में बनाया गया है, उसको मिला करके जो रेशे बनाए जाते हैं,
ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसकी गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सके, उसकी मजबूती को बढ़ाया जा सके, उसकी चमक को बढ़ाया जा सके, उसके रंग को अच्छे से फिक्स किया जा सके, ठीक है, और वो शरीर के लिए अधिक समय तक जो है टिकाऊ हो सके, शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान करके जो है संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयान है, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। ये क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। इनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्राकृतिक रेशे के साथ कृत्रिम पदार्थों को मिला करके बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों के गुणों के बारे में समझ लेते हैं कि इनके क्या क्या गुण हैं, यानी इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं ये शरीर के लिए क्या हैं? उपयोगी हैं या शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। चाहे वो कपास का रेशा हो, कपास का रेशा तो शरीर के लिए अनुकूल है, जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, यानी ये पूरे वर्ष भर हमारे शरीर के लिए क्या है? उपयोगी है। इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग हम अगर करते हैं, प्राकृतिक रेशों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं होते, हमारे शरीर के अनुकूल होते हैं। और जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, यानी ये शरीर के लिए उतना अधिक उपयोगी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार शरीर को अनेक प्रकार से इनके जो रसायन हैं वो रासायनिक तत्व भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये मौसम के अनुकूल नहीं होते हैं, यानी ये गर्मियों में गर्म और जाड़ों में ठंडे होते हैं। जो हमारे कृत्रिम या जो संश्लेषित रेशे हैं ये गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर को गर्मियों में अधिक गर्मी देते हैं, और जाड़ों में ठंडे हो जाते हैं, यानी जाड़ों में हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हम संश्लेषित रेशों का ही अधिकतम उपयोग करते हैं। थोड़ा सा नुकसानदेह होने के बाद भी हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में, बहुतायत में जितने भी जो वस्त्र पहनते हैं उनमें अधिक से अधिक वस्त्र संश्लेषित रेशों से ही बने होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या हैं? इनको धुलना बहुत आसान है, धुलने पर ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। एक चीज़, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, धूप में डालने पर ये आसानी से सूख जाते हैं। जबकि जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं या इन रेशों से बने जो वस्त्र हैं उनको सूखने में ज़्यादा समय लगता है, इनको सूखने में कम समय लगता है। ये मजबूती में थोड़ा कम होते हैं, ये मजबूती में अधिक होते हैं। इनमें अगर कोई दाग या धब्बा पड़ जाता है तो जल्दी साफ़ नहीं होता। इन वस्त्रों पे कोई दाग धब्बा अगर पड़ता है तो आसानी से साफ़ हो जाता है। इन पे प्रेस करने पर इसमें इतनी चमक नहीं आती है, जबकि संश्लेषित रेशों पर प्रेस करने से चमक आ जाती है। ये वस्त्र कम समय तक चलते हैं, कम मजबूत होते हैं, जबकि ये वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं। ये वस्त्र देखने में आकर्षक नहीं होते हैं या कम आकर्षक होते हैं, जबकि जो कृत्रिम वस्त्र हैं ये देखने में ज़्यादा आकर्षक होते हैं। यही कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम लोग प्राकृतिक रेशों के अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों को प्राथमिकता देते हैं, इनका चुनाव करते हैं कि ये वस्त्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है। जबकि शरीर की अगर दृष्टि से देखें तो जो प्राकृतिक रेशे हैं ये अधिक उपयोगी हैं अपेक्षाकृत कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के। ये बात आपके समझ में आ गई कि कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे में क्या अंतर है, इनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इनमें कमियाँ हैं, ये आपने देख लिया। अब जरा इनकी कैटेगरी पर बात कर लेते हैं, इनके वर्गीकरण पर बात कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे हैं इनको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इन चीज़ों से वस्त्र बनाए जाते हैं, प्राकृतिक वस्त्र। तो पहला है कपास। कपास का एक पौधा होता है, कपास का एक पौधा होता है, और जब इसमें कपास आती है कपास के पौधे में तो पूरा का पूरा खेत बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसा खेत पूरा बर्फ़ से ढका हो, क्योंकि इसमें जो कपास निकलती है वो सफ़ेद रंग की निकलती है, और पूरे पेड़ों पर कपास ही कपास होती है, यानी पूरे के पूरे पेड़ क्या दिखते हैं? सफ़ेद दिखने लगते हैं, खेत ही सफ़ेद दिखने लगता है, और ऐसा लगता है कि इससे पूरे खेत पे क्या है? बर्फबारी हुई हो, बर्फ़ जमी हो, ऐसा खेत इसका दिखाई देता है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो खेती है अमेरिका, मिस्र, इन देशों में की जाती है। कपास की खेती अमेरिका और मिस्र में की जाती है अधिक मात्रा में, भारत में भी की जाती है। भारत का जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक का ऊपरी हिस्सा है, इस भाग में कपास की खेती भारत में की जाती है। और इस
कपास की खेती के लिए क्या है, काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो जो भारत में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है या उससे मिला हुआ अन्य प्रदेश जो है, महाराष्ट्र से मिले हुए अन्य प्रदेश जो हैं, वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। और कपास को जब उन पौधों से प्राप्त किया जाता है तो फिर इसके रेशे बनाए जाते हैं। पहले हथकरघा उद्योग ये हुआ करता था, हाथ से तकली, चरखा, गांधी जी का चरखा आपने सुना होगा, गांधी जी चरखे से क्या करते थे, सूत काटते थे, यानी वो कपास से धागा बनाते थे, कपास से धागा बनाते थे। और हथकरघा उद्योग के द्वारा फिर उसी धागे से क्या है, वस्त्रों की बुनाई की जाती थी। तो ये सब शिल्प के आधार पे होता था, शिल्पी लोग करते थे, ठीक है, हस्तशिल्प हुआ करती थी। लेकिन आजकल इसका जो स्थान है, इसकी जो जगह है वो विज्ञान के जो मशीनीकरण है उसने ले लिया है। ये शिल्प अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। और इसका स्थान किसने ले लिया है, उद्योगों ने ले लिया है, मशीनों ने इसकी जगह ले ली है। तो जो कपास का पौधा होता है उससे कपास प्राप्त होती है और उस कपास से धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से बने वस्त्रों को सूती वस्त्र के नाम से जाना जाता है। कौन से वस्त्र कहा जाता है, सूती वस्त्र। कपास से जो वस्त्र बनाए जाते हैं कपास के धागे से, ये सूती वस्त्र कहे जाते हैं। इन वस्त्रों को हम वस्त्रों का राजा कह सकते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए पूरी तरीके से अनुकूल होते हैं, जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं, शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन चूँकि ये बहुत कम मजबूत होते हैं या धुलने पर जल्दी सूखते नहीं, सूखने में ज़्यादा समय लगते हैं, इनके ऊपर चढ़ाया गया रंग अधिक टिकाऊ नहीं रहता, यानी इनका रंग भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से लोग इनको पहनना पसंद नहीं करते हैं। ये एक और भी कारण है कि अगर एक बार वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो जल्दी साफ नहीं होते हैं। तो इन्हीं कुछ कमियों के कारण इनका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। और आजकल एक और भी कारण हो सकता है कि ये वस्त्र अपेक्षाकृत महंगे भी हैं, है ना। तो कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि सूती वस्त्रों का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है अपेक्षाकृत संश्लेषित रेशों के, लेकिन फिर भी ये शरीर के लिए बहुत ही अनुकूल वस्त्र होते हैं। और इनकी खेती जो कपास की है अमेरिका, भारत, मिस्र, चीन, इन देशों में की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कपास क्या है और कपास से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। कपास से रुई जैसा एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको रुई हम लोग कह सकते हैं, वही, और उसी से फिर धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से वस्त्रों को बुना जाता है। आजकल ये काम कहाँ है, मशीनों में किया जा रहा है। पहले तकली और चरखा, इन सब चीज़ों का उपयोग धागा बनाने में किया जाता था। दूसरे वस्त्रों की अगर बात करें हम जूट की, तो जूट की भी खेती की जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में क्या है कि जूट की खेती की जाती है। अपने पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। अगर सबसे अधिक मात्रा में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है और गंगा नदी है, वहाँ पर इनके जो तराई क्षेत्रों में वहाँ पर जूट की खेती की जाती है। जूट का भी एक पौधा होता है और उस पौधे की छाल ही क्या है, जूट कही जाती है। पौधे के जब उसमें फूल आने की जब अवस्था होती है, जूट के पौधे में जब फूल आने की अवस्था होती है, यानी फल आने से पहले की अवस्था, जूट के पौधे में फल आने से जब पहले की जब अवस्था होती है उसमें उसकी कटाई की जाती है पौधों की, और उस पौधों के बंडल बांध करके फिर उसको पानी में डाल दिया जाता है 5 से 6 दिन के लिए, और उसकी छाल क्या है उस पौधे से अलग होने लगती है और फिर उस पानी से उन पौधों को बाहर निकाला जाता है, उसकी छाल को अलग किया जाता है और उसी छाल से जो धागे बनाए जाते हैं उन्हीं धागों को हम लोग जूट के धागे कहते हैं, जूट के धागे कहते हैं, और उन्हीं से फिर जूट के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने पूरी प्रक्रिया समझ ली कि जूट के पौधों की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है, उसके बाद दक्षिण भारत में होती है। जूट के पौधे में पुष्प आने के समय यानी फल आने से पहले की अवस्था में उन पौधों को काट करके उनके बंडलों को बांध करके फिर उसे पानी में डाला जाता है और फिर 5 से 6 दिन तक जब वो पानी में पड़े रहते हैं पौधे, तो उनकी छाल वहाँ से पौधों से अलग होने लगती है। पौधों को बाहर निकाल करके उसकी छाल को तने से अलग करके सुखाया जाता है और इस सूखी हुई छाल से ही फिर धागे बनाए जाते हैं और उन्हीं धागों को हम लोग जूट के धागे कहते हैं। और जूट के धागों से आपने देखा होगा कि बोरे, जूट के बोरे और जूट के झोले, ये सब बनाए जाते हैं। साथ ही साथ आपने नारियल भी देखा होगा, नारियल के भी कालीन, दरे, ये सब या रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो जो नारियल होता है वो, जो आपने नारियल का फल देखा है, तो नारियल के फल के बाहर जो
रेशे लगे होते हैं, उन्हीं को हम लोग नारियल के रेशे कहते हैं। और उनसे रस्सियाँ, बोरे, झोले, कालीन, दरे ये सब बनाए जाते हैं। तो नारियल का रेशा भी एक प्राकृतिक रेशा है। नारियल का रेशा भी एक प्राकृतिक रेशा है और जूट का रेशा भी एक प्राकृतिक रेशा है। तो जूट और नारियल में कई बार हम लोग अंतर नहीं कर पाते, एक ही समझ लेते हैं दोनों को, तो दोनों में अंतर रखिएगा, ठीक है। जूट पौधे की छाल से प्राप्त होती है, जबकि नारियल फल के ऊपर लगे हुए रेशों से प्राप्त होता है, नारियल का रेशा, ठीक है। तो इससे क्या बनाए जाते हैं? बोरे हैं, बोरियां हैं, दरे हैं, कालीन हैं, झोले हैं, ये सब चीज़ें जूट के बनाए जाते हैं। पर्स आदि भी बनाए जाते हैं। फिर अगली जो बात आती है ऊन की, तो ऊन से तो आप सभी लोग परिचित हैं। ऊनी वस्त्र हम लोग कब पहनते हैं? आप लोग बताइए, ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? जाड़ों के समय, जाड़े के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ऊनी वस्त्रों में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ ये शरीर की ऊष्मा को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। इसलिए ये वस्त्र हमारे शरीर को क्या कर देते हैं? गर्म बना देते हैं। तो इनका उपयोग हम लोग जाड़ों में करते हैं। कई प्रकार के जंतु जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, याक है, इन सभी के शरीर से उनके बालों को पृथक कर लिया जाता है। कब? गर्मियों के समय, ताकि उनको गर्मी ना लगे। दो फायदे होते हैं। भेड़, बकरी, ऊन, ऊँट, याक, इन सभी के शरीर से उनके बालों को गर्मी के ऋतु में अलग कर लिया जाता है, तो उन जंतुओं को गर्मी भी कम लगती है। और उनके जो बाल होते हैं, उन्हीं बालों से धागे बनाए जाते हैं, और उन्हीं धागों को हम लोग ऊन के धागे कहते हैं। और उन्हीं धागों से बने वस्त्रों को हम लोग क्या कहते हैं? ऊनी वस्त्र कहते हैं। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक अंगोरा बकरी का नाम याद रखिएगा, एक मेरिनो भेड़ का नाम याद रखिएगा। मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ। अंगोरा बकरी, अंगोरा नाम की जो बकरी है ये अपने यहाँ कश्मीर में पाई जाती है। और मेरिनो भेड़, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाई जाती है। मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़ का नाम याद रखिएगा। पश्मीना भेड़ भी एक होती है, उसका भी ऊन अच्छा होता है। पश्मीना भेड़ भी का भी ऊन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए तो मेरिनो नाम का भेड़। तो जो अंगोरा बकरी है अपने जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाई जाती है, और मेरिनो भेड़ ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इनसे जो ऊन प्राप्त होता है वो नंबर 1 का होता है। यानी सबसे अच्छे किस्म का ऊन अगर पूछा जाए कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंगोरा बकरी से, या फिर मेरिनो भेड़ से, या फिर पश्मीना नाम की भेड़ से। इनसे जो है नंबर 1 का या सबसे अच्छे किस्म का ऊन प्राप्त होता है। और ये ऊन, उससे फिर धागे बनते हैं, और उन्हीं धागों से बने वस्त्रों को हम लोग ऊनी वस्त्र कहते हैं। और इनको हम लोग कब पहनते हैं? जाड़ों में पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, और बल्कि वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित भी करते हैं। इसलिए ये हमारे शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। अब चौथे नंबर पर बात करेंगे हम रेशम की। बहुत मजबूत, बहुत ही मुलायम, बहुत ही कीमती धागा, ठीक है। तो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम, हमको एक रेशम का कीट होता है, उस रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। और इस रेशम कीट को मुख्यतया शहतूत का एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों यानी उसके पौधों पर पाला जाता है, और ये कीड़ा उसी रेशम की पत्तियों को खाता है। ये जो कीड़ा होता है ये शहतूत की पत्तियों को खाता है। और मैं इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे रेशम बनता है, आप लोग जरा समझिएगा। देखिए, रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। अब जब शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है तो शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत की पत्तियों को खाता है तो वो अपने अंदर से एक लार जैसा पदार्थ निकालता है, लार जैसा पदार्थ निकालता है, चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करता है। और उस समय उसको लार्वा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। यानी रेशम कीट को लार्वा कहते हैं। कब? जब वो लार बहाता है। जब वो लार बहाता है तो उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? लार्वा कहते हैं। लार बहाता है यानी कि लार जैसा चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करता है, और उसको बहाने के बाद करता क्या है? लार को बहाने के बाद उसको अपने शरीर पे चिपकाने लगता है। यानी वो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको अपने शरीर के ऊपर चिपकाने लगता है। चिपकाते 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 इतना ज़्यादा चिपकाता है कि पूरी तरीके से वो कवर्ड हो जाता है उस लार से, और तब उसको हम लोग कोकून कहते हैं, कोया या कोकून के नाम से जानते हैं। और उसी अवस्था में उस रेशम कीट से रेशम को प्राप्त किया जाता है। यानी जो उसने लार को अपने शरीर पे लपेटा हुआ है उसी को गर्म पानी में डाल करके और फिर उसके शरीर से अलग कर लिया जाता है, और वही एक धागे के रूप में प्राप्त होता है। और आपको जान करके हैरानी तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि एक रेशम कीट से 1000 मीटर लंबा रेशम प्राप्त होता है। यानी अपने ऊपर 1000 मीटर लंबी लार को लपेट लेता है। बहुत महीन
लार निकाल करके उसको अपने शरीर पर लपेटता है और एक रेशम कीट से 1000 मीटर लंबा या ये कह लें कि 1 किलोमीटर लंबा तक का रेशम एक कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे रेशम प्राप्त होता है आपने समझ लिया। अब इसी रेशे से रेशमी वस्त्रों को बनाया जाता है। रेशमी वस्त्र बहुत मुलायम होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, इनके ऊपर प्रेस नहीं चढ़ती है या बहुत कम मात्रा में चढ़ती है, लेकिन इनको प्रेस करने की आवश्यकता भी नहीं होती क्योंकि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती जल्दी, और मजबूती में भी नंबर 1 होता है ना। तो बहुत सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं। मुलायम, शरीर के लिए उपयोगी, चमकदार, इतने गुण होने के बाद फिर इसमें एक चीज़ जो आती है कीमती, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न है तो कीमती होना तो उसके लिए जरूरी है ना। तो ये वस्त्र कीमती भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मजबूत होते हैं, मुलायम होते हैं, चमकदार होते हैं, शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए कीमती भी होते हैं, यानी कि महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्राकृतिक रेशों को अच्छे से समझ लिया कि कपास क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसके गुण क्या हैं। जूट क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसके गुण क्या हैं, समझ लिया। ऊन क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, अच्छी ऊन कहाँ से प्राप्त होती है और इसके गुण क्या है। फिर रेशम क्या है, कैसे प्राप्त होता है, इससे बने रेशों से जो वस्त्र होते हैं उनके गुण क्या हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, ये सब हमने यहाँ पर समझ लिया, यानी प्राकृतिक रेशों के बारे में समझ लिया। अब हम उन रेशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ बनता है, प्रयोगशालाओं में या लैब में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, और उसी कच्चे माल से रेशों को तैयार किया जाता है और उनसे बने जो वस्त्र होते हैं उनको हम लोग कृत्रिम रेशे कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं, और उनसे बने वस्त्रों को कृत्रिम वस्त्र कहते हैं। लेकिन जब इन कृत्रिम वस्त्रों को या कृत्रिम रेशों को इन प्राकृतिक रेशों में से किसी एक के साथ मिला दिया जाता है तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, यानी उसमें कुछ गुण प्राकृतिक रेशों के भी आ जाते हैं, तब उसको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। यहाँ पर जो आप रेशे लिखे देख रहे हैं, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो पॉलिस्टर हो, चाहे वो रेयान हो, चाहे वो शिफॉन हो, बहुत सारे वस्त्र हैं, बहुत सारे संश्लेषित वस्त्र हैं, उनको कई नाम दिए गए हैं। ये सारे के सारे वस्त्र बहुत मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, चमकदार होते हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, कम कीमती होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं। इसलिए इन्हीं वस्त्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल हो रहा है। ठीक है, कुछ हानियाँ भी हैं, ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना, तो इनको आग से बचा के रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो कृत्रिम वस्त्र होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, इनके बारे में हमने एक तरीके से समझ लिया कि लगभग कॉमन रूप से सब में एक ही प्रकार के गुण होते हैं। कौन गुण होते हैं मैं एक बार दोहराता हूँ, आप लोग याद करिएगा कि ये अधिक मजबूत होते हैं, अधिक चमकदार होते हैं, इन पे जो रंग चढ़ाया जाता है वो स्थायी रहता है, ये जल्दी से साफ हो जाते हैं, भीगने पर जल्दी सूख जाते हैं। इन बहुत सारे गुणों के कारण ही, और अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। तो इन सभी गुणों के कारण ही आजकल जो प्रचलन में है वो इन वस्त्रों की अपेक्षा ये वस्त्र अधिक प्रचलन में है। ठीक है, तो इस पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग इस पाठ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इस वीडियो को 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, जब तक ये पाठ आपकी समझ में ना आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।